नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है न्यू शिक्षा नीति 2020। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होंगे, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, मैं आपको बताने का इसमें प्रयास करूँगा। जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती AMRS एकलव्य जो शिक्षक भर्ती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एकलव्य में तो इसको 10 नंबर का प्रायोरिटी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति 2020। तो इसमें मैं आपको फैक्ट जितना ज़्यादा हो सकता है उसको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप वहाँ पे अगर आपको गुट में भी प्रश्न दे तो आप उसको अच्छे से बना सकें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नई शिक्षा व्यवस्था नई शिक्षा नीति 2020 ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो अभी वर्तमान में आप याद रखिएगा उसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। पहले इसका शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या रखा गया था, मानव संसाधन मंत्रालय था, MHRD बोलते थे। अभी इसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, इसकी घोषणा होती है 29 जुलाई को। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषणा की जाती है कि हम नई शिक्षा नीति लेके आएंगे करके। और ये 1986 की शिक्षा नीति थी, उसके स्थान पर ये आया है दोस्तों। तो ये 1986 की नई शिक्षा 1986 की शिक्षा नीति थी, उसके स्थान पर ये आया है दोस्तों नई शिक्षा नीति। 34 साल बाद ये आया है, याद रखिएगा इसको भी। एक चीज़ इसमें और है दोस्तों कि 1986 की शिक्षा नीति थी, ये 1992 में संशोधन हुआ था। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति थी, 1992 में संशोधन हुआ था। किसकी समिति की या किसकी अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति आई है, अगर ऐसा आपको पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति 2020 आया है दोस्तों। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, इसमें लक्ष्य रखा गया है कि सभी बच्चों को शिक्षा हमको उपलब्ध कराना है 2030 तक। सभी बच्चों को हमको क्या कराना है, शिक्षा उपलब्ध कराना है 2030 तक। इसमें आगे प्रावधान है, आगे देखिए। इसका ढांचा रखा गया है या संरचना बोल सकते हैं आप इसको, तो 5+3+3+4 5+3+3+4 ये इसकी संरचना रहेगी दोस्तों। इसको आगे मैं आपको और डिटेल करूँगा। इसके बाद इसका शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो शिक्षा का माध्यम 5वीं तक मातृभाषा रहेगी, जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज रहेंगे, या फिर उसमें तो एक वहाँ की जो मातृभाषा रहेगी, जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बंगाल है तो वहाँ पे बंगाली होगा, है ना। तो इस तरह से मातृभाषा रहेगा। महाराष्ट्र है तो मराठी होगा। तो ये वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज रहेगा 5वीं तक के लिए। इसको गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको 8वीं तक करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसी में हम आगे देखते हैं। इसमें विशेष बल दिया गया है कि बच्चों की जो रचनात्मक क्षमता होती है, उसका हमको क्या करना है, विकास करना है। उनकी जो क्रिएटिविटी, जो उनका इफर्ट रहता है, उनका जो क्रिएटिविटी है, जो भी बच्चों में अलग एक प्रकार की रचनात्मक जो क्षमता रहता है, उसका हमको क्या करना है, विकास करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे से। इसके बाद इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि कक्षा 6वीं में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपको व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6वीं में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, आपको व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। तो एक क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि कक्षा 6वीं में व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो कक्षा 6वीं से। दूसरा ये है कि इसमें आपका हमने कुछ इसमें टारगेट रखे हैं। तो सकल नामांकन अनुपात जिसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं, 2030 तक ये हमको क्या करना है, 100% करना है। 2030 तक हमको क्या करना है, 100% करना है। ये प्राथमिक तथा मिडिल के लिए रहेगा, 1 से लेकर 5वीं और 5वीं से 8वीं तक के लिए। उच्च शिक्षा के लिए आपके इसमें ये बोला गया है कि हम कर सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा अभी वर्तमान में 2018 का रिपोर्ट आया था, उसके हिसाब से 26.3% है। उसको बढ़ाकर कितना करना है, 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा शिक्षा पर हमको कितने खर्च करने हैं या व्यय कितनी करना है। तो कुल GDP का 6% आपको क्या करना है, व्यय करना है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पर कितना राशि व्यय की जाएगी, तो ये GDP का 6% व्यय की जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से याद आया दोस्तों कि आप याद रखिएगा कि जो शिक्षा है वो हमारा समवर्ती सूची का विषय है। क्या है वो, समवर्ती सूची है। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है, आप इसको याद रखिएगा।
42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। पहले राज्य सूची का विषय था, उसको जो है समवर्ती सूची में बना दिया गया है। नेक्स्ट हमारा इसका हम जो है पूरी संरचना को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो संरचना दिया गया था कि 5+3+3+4, ये हमारा 5+3+3+4 ये हमारा जो है स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें आपकी उम्र रहेगी वो 3 से लेकर 18 वर्ष तक रहेगी। तो मैंने इसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। इसका जो पहला स्टेज रहेगा उसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसमें नाम दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज, है ना। इसमें 3 साल का आपका जो प्री प्राइमरी स्कूल रहेगा, उसके बाद जो है कक्षा 1 और 2, जिसको ग्रेड 1 और 2 लिखा गया है। इसमें आपकी उम्र रहेगी 3 से लेकर 8 साल तक। तो ये आपका 5 का 3 साल तक आपका प्री प्राइमरी स्कूल रहेगा और उसके बाद जो है आपका ग्रेड 1 2। इसके बाद दूसरा है हमारा इसमें स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। इसमें आपका जो है कक्षा 3 4 और 5 तक, कक्षा 3 4 और 5, इसमें आपका एज रहेगा 8 से लेके 11 वर्ष तक। थर्ड है हमारा उच्च प्राथमिक। इसमें आपका जो है कक्षा 6 7 और 8, 6 7 8, तो इसमें कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं, ये तीनों कक्षा रहेंगे उच्च प्राथमिक के। और लास्ट है हमारा इसमें 4 वर्ष का, जिसमें जो है उच्च माध्यमिक था ना। इसमें आपके कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की अध्ययन कराया जाएगा। तो ये आपका जैसा स्ट्रक्चर बना है सेम है दोस्तों। पहला 5, फिर 3+3+4, तो ये पहले 5, इसमें 5 में आपका 3 साल प्री प्राइमरी और ग्रेड 1 और 2, तो 3 और 2 5 हो गया। फिर आपका 3 है नेक्स्ट, तो ये कक्षा 3 4 5 आपका जो प्रिपरेटरी स्टेज है, उसके उच्च प्राथमिक और माध्यमिक में ये फिर 3 और ये 4। तो इसको आप याद रखिएगा। इसकी संरचना को आप सही मिलान या जोड़ी मिलान में आपको दे सकता है ना। उम्र आप नहीं रखेंगे याद तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप 3 साल के बाद इसमें आप जैसे ही ऐड करते जाएंगे ये स्ट्रक्चर को, तो आपका एज निकल जाएगा उससे आगे। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, मैं आपको उसमें बताता हूँ आगे। नज़र डालते हैं एक बार हम महत्वपूर्ण फैक्टों पर। तो आपको जो है मैं बता चुका हूँ कि कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा तथा इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी तथा व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है कक्षा 6वीं से, ठीक है। इस बार जो है ये इसमें प्रावधान रखा गया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होती थी वो वार्षिक आधारित होती थी, उस वार्षिक ना होकर इस बार जो है उसमें सेमेस्टर पद्धति लागू किया जाएगा, जो 6 माह में जो है 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो उसमें प्रश्नों की जो प्रवृत्ति रहेगी दोस्तों वो बहुविकल्पी रखा गया है ना। उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुविकल्पी रहेंगे तथा 2-4 मार्क्स का ऐसा स्टेटमेंट बेस भी रह सकते हैं। बाकी बहुविकल्पी प्रश्नों पर जो है जोर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। बच्चों के मूल्यांकन के लिए एक परख नामक हम जो है राष्ट्रीय आंकलन केंद्र, एक परख जो है पोर्टल बनाया जाएगा। ये क्या रहेगा, परख जो है राष्ट्रीय आंकलन का एक केंद्र रहेगा, जिसमें बच्चा अभी तक जितना भी जो पढ़ा है उन सभी का उसमें मार्क्स रहेंगे, उनके जो है हर कक्षा में कितने मार्क्स आए हैं, उनके जो है जितने प्रकार का जैसे हम मार्कशीट रखते हैं ना, उसको जो है इसमें परख नामक पोर्टल में उनका जो है जितना भी प्रकार जो बच्चे पढ़ा है उसको इसमें उसका मूल्यांकन का एक केंद्र रहेगा, जहाँ से आप उसका जो मार्कशीट देख सकते हैं, उनके पूरा जो आंकलन कर सकते हैं कि कितनी गुणवत्ता है, क्या है, हर प्रकार की सुविधाएं इसमें आपको दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 2030 तक जो है 4 वर्षीय जो बीएड है वो डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि बीएड 2 वर्ष का होता है, उसको जो है 2030 के बाद जो है 4 वर्षीय बीएड कर दिया गया है। मतलब आप जो है 2030 के बाद जो आपका जो बीएड होगा वो 4 वर्षीय होगा, मेरा बोलने का मतलब है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में मैंने आपको बताया था सकल नामांकन अनुपात था वो 26.3 था, उसको बढ़ाकर कितना करने का प्रयास रखा गया है, लक्ष्य रखा गया 50% करने का लक्ष्य रखा गया 2035 तक। इसके बाद जो है इसमें एक बहुत ही यूनिक और अच्छी चीज़ की रखी गई है कि अगर किसी बच्चे का अगर आर्थिक इकोनॉमिक अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था है। अगर कोई बच्चा जो है बीच में पढ़ाई छोड़ जाता है या फिर वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की इसमें व्यवस्था है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कॉलेज में एंट्री ली 12वीं के बाद, और आपको अगर कॉलेज जो है तो पहले साल अगर आप अध्ययन करते हैं तो 3 साल में जैसे आपको डिप्लोमा दिया जाता है ना, मतलब 3 साल में आपको जैसे स्नातक की डिग्री दिया जाता है वर्तमान में भी, तो वैसे जो है आप पहले साल कंप्लीट करेंगे तो पहले कुछ नहीं मिलता था, लेकिन पहले साल आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें प्रमाण पत्र दिया जाएगा दोस्तों आपको। देन आप सेकंड वर्ष कंप्लीट करेंगे तो आपको इसमें एडवांस डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा। थर्ड आपका इसमें जो है कि आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो इसमें आपकी स्नातक की कंप्लीट डिग्री दी जाएगी। चौथा साल अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इसमें शोध के साथ स्नातक, दोस्तों ये याद रखिएगा, है ना, शोध के साथ स्नातक की डिग्री आपको दी जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों।
एक मैंने आपको बताया था ऊपर में परख, एक होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एक होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसमें जितने भी आपके जो मार्क्स हैं उसको अंकों को क्या किया डिजिटल रूप में आपको जो संरक्षित रखा जाएगा, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, अंकों को जो डिजिटल रूप में संरक्षित रखा जाएगा। ये आपका जो है कॉलेज बेस पे होगा, और वो जो परख मैंने बताया था वो आपके 1 से लेकर 12वीं तक के लिए रहेगा, ठीक है। एमफिल की व्यवस्था यहाँ पे जो पहले एमफिल करते थे उसको भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद जो है इसमें जैसे हम एनईपी जो लाए हैं, उस एनईपी में जो है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए जो है इसमें कार्यों को निष्पादन करने के लिए 4 निकाय इनके जो पास दी गई है। जो भी हमारा जो उच्च स्तरीय जो है जो भी हमारे जो कार्य होता है उसके लिए जो है एक हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की इसमें कार्यों का निष्पादन करने के लिए एक व्यवस्था की गई है, जिसमें 4 निकाय समाहित होंगे बोलेंगे। ये आप अगर आपको पेपर ज़्यादा कठिन दिया तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा निकाय शामिल नहीं है, ऐसा करके। हाँ, तो आप इसको ज़्यादा मतलब दिमाग में मत लगाइए कि, है ना। बस नॉर्मल एक बार देख लीजिए कि क्या क्या है। तो इसमें जो पहला जो है NHERC है ना, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकी परिषद। दूसरा हमारा जो है GEC है ना, सामान्य शिक्षा परिषद। थर्ड हमारा NAC है, राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद। लास्ट हमारा जो है HECG है, जिसका मतलब होता है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, ठीक है दोस्तों। बस आप इसका नाम याद रखिएगा कि, है ना, NHERC है ना, उसका GEC है, NAC है तथा HEGC है, ताकि आपको अगर वो कठिन बनाने का प्रयास करे तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें हम देखेंगे कि इसमें SC ST OBC, है ना, तथा समाज में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको जो इसमें प्रोत्साहन, मतलब वही स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है ना। नेक्स्ट हमारा आकांक्षी जिलों में जो देखें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम बनाएंगे करके इसमें बात की गई है दोस्तों, आकांक्षी जिलों के लिए। जैसे आपको पता है कि जो जिले जो पिछड़े हैं, जहाँ पे शिक्षा हो गया, वहाँ पे मूलभूत सुविधा अगर नहीं है तो उन जिलों में जो हम आकांक्षी जिलों के माध्यम से डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के इसमें जो है 10 जिले शामिल हैं, बस्तर संभाग के साथ एक महासमुंद, एक कोरबा और आपका जो है राजनांदगांव जिला, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मतलब अब नेक्स्ट देखते हैं जेंडर, है ना, इंक्लूसिव फंड की इसमें एक व्यवस्था की गई है ना, जेंडर इंक्लूसिव फंड की इसमें एक व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हमारा 21वीं सदी की जो पहली शिक्षा नीति 34 साल बाद आया है, जो अभी बात कर रहे हैं हम 2020 की जो शिक्षा नीति थी वो 21वीं सदी की शिक्षा व्यवस्था की पहली नीति है, और ये 34 साल बाद आया है। जैसे 1986 में आया था, है ना, 1986 के बाद जो है जैसे 1986 में आया था, इसमें आप 34 साल जोड़ेंगे तो 2020 आता है दोस्तों, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है कि वो 34 साल बाद आया करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमारा प्राथमिक क्या है कि हमको जो सार्वभौमिक शिक्षा प्राथमिक उपलब्ध कराना, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो शिक्षा उपलब्ध कराना, ये हमारा मेन टारगेट है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, है ना, इसमें क्या प्रावधान थे। उसके बाद जो है अभी हम इसको नई शिक्षा नीति ला दी है, इसमें क्या जो है कमी रह गई थी, तो उसमें कुछ प्रावधान थे, उसको हम देख लेते हैं। इसमें 1986 की शिक्षा नीति में ये कहा गया था कि असमानता को दूर करना इनका पहले प्रायोरिटी था, तथा शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। असमानता को दूर करना, दूसरा शैक्षणिक अवसरों की बराबरी या उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य था। प्राथमिक स्कूलों में हमने जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया था दोस्तों, ये आप खास तौर से याद रखेंगे क्योंकि पूछ चुका है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किससे संबंधित है। ये नई शिक्षा नीति 19 मतलब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है महात्मा गांधी के जो तर्ज पर यह कहा गया था कि ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल क्या किया जाए, तैयार किया जाए, तथा ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात की गई थी। महात्मा गांधी के तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात की गई थी, तथा इग्नू के तर्ज पर, है ना, ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली की बात की गई थी। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला तो इसमें असमानता को दूर करना था, दूसरा शैक्षणिक अवसर की बराबरी करनी थी, थर्ड इसमें प्राथमिक स्कूलों में जो है हमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तथा इग्नू के तर्ज पर जो ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और महात्मा गांधी के तर्ज पर यह कहा गया था कि हम ग्रामीण में जो है विश्वविद्यालय की मॉडल का व्यवस्था करें, मतलब रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल की बात की गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि GDP का जो 6% हम क्या करेंगे शिक्षा पर व्यय करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 था। नेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा मध्याह्न भोजन योजना के बारे में हम आपको बताएंगे, आप थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए। एक मिनट दोस्तों, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा हो गया है। तो हम कहाँ थे, हाँ, मध्याह्न भोजन योजना में थे, ठीक है दोस्तों।
तो मध्याह्न भोजन योजना के बारे में थोड़ा देखिए। इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 की इसकी शुरुआत होती है। ये केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रायोजित योजना है, ठीक है। पहले जो है ये एमएचआरडी के तहत ही आता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत, लेकिन अब ये जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये आता है। इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो मध्याह्न भोजन योजना के 1 से लेकर 8वीं तक इसके लाभार्थी होंगे। प्रारंभ में जो है ये 200 ब्लॉक में चालू किया गया था। 2000 प्लस ब्लॉक में चालू किया गया था दोस्तों। और वर्तमान में 2004 से इसे संपूर्ण देश में इसको लागू कर दिया गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका जो वर्तमान नाम है, आप इसको खास तौर से ध्यान देंगे। जैसे वर्तमान नाम इसका क्या है करके पूछेगा, तो उसका वर्तमान नाम जो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रख दिया गया। पीएम पोषण करके इसका नाम है ना। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये सितंबर 2021 में इसका नाम परिवर्तित किया गया दोस्तों, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। इसमें 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे होंगे तथा अपर प्राइमरी 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे होंगे, उनको क्या क्या लाभ मिलेगा, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए, ताकि आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन कठिन बनाया तो आपको मिल जाए। जैसे प्राइमरी बच्चे हैं 1 से लेकर 5वीं तक, तो कैलोरी उसमें जो भोजन दिया जाएगा उसमें 450 कैलोरी होना चाहिए, तथा प्रोटीन की मात्रा जो है 12 ग्राम होना चाहिए, तथा इसके बाद जो वसा की मात्रा जो है 5 ग्राम इसमें लगभग उस भोजन में, उस थाली में होना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, अगर 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं तो उसमें जो है 700 कैलोरी होना चाहिए। उस भोजन जो दे रहे हैं उसमें 20 ग्राम जो प्रोटीन होना चाहिए, तथा 7.5 ग्राम फैट की जो है उसमें मात्रा होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कुछ और महत्वपूर्ण जो है फैक्ट हैं, इसको आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, जैसे जिला प्राथमिक शिक्षा ये कब आया था वो पूछेगा दोस्तों, तो 1994 में आया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आ चुके हैं उनको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। तो ये 1994 में जो है क्या आया था, तो जिला प्राथमिक शिक्षा एक योजना थी, ये आया था 1994 में, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये आरटीई बोलते हैं, ठीक है। आरटीई एक्ट जो है 2009, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था। लागू कब हुआ था पूछेगा, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था ये। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या पूछेगा दोस्तों, तो शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2025 का एनसीएफ 2025 का जो उद्देश्य क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2000 एफएस फाइनेंशियल 2022 का जो क्या था, तो पंचकोषीय विकास था, है ना। एनसीएफ एफएस 2022 का जो है क्या थीम था, तो उसका था पंचकोषीय विकास। एनपी 2020 का क्या है, तो बहुभाषिता को इसमें रखा गया है दोस्तों। ये बहुभाषिता थीम पर ये आधारित है, मल्टीपल लैंग्वेजेस, है ना। 1986 की जो शिक्षा नीति थी, इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये इसका क्या था, 1986 के तहत आया था, तथा उसका थीम नहीं बोल सकते, लेकिन उसके अंतर्गत आता है। तो ये प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न में मिलान मिलाइए करके दिया हुआ था, तो इसको मैंने एक जगह समाहित कर दिया गया है। तो आप याद रखेंगे, एनसीएफ 2025 शिक्षा बिना बोझ के, एनसीएफ एफएस 2022 पंचकोषीय विकास, तथा एनईपी 2020 बहुभाषिता, तथा नेक्स्ट है एनईपी 1986 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 21 का है ना। इसमें जो है आपको ये कहा गया है कि इसमें एक अमेंडमेंट जोड़े गए थे, 86 संविधान संशोधन 2002। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था इसी के तहत, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, तो ये अनुच्छेद 21 का में कहा गया है। ये आपका जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं इसको, है ना, 21 का, तथा मूल कर्तव्य में भी ये शामिल है कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो इसलिए 86 संविधान संशोधन 2002 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा एनईपी 2020। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।